Good afternoon, student. Today start with the new chapter, that is cell, the unit of life. Cell is the basic unit of life. We know that cell is the structural and functional unit of all living organisms. बच्चों, अगर हम देखते इस यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट ना? तो लिविंग थिंग्स को हम क्यों लिविंग बोलते हैं, राइट ना? तो लिविंग थिंग्स are those things which are mainly made up of cells. Okay, let's see what is meant by cell. Cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organisms. It is the structural, fundamental and functional unit of all living organisms, right? जो लिविंग है उनमें एक तो सेल होनी ही चाहिए, जिसमें सेल है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? लिविंग बोलेंगे। आया समझ में? तो क्या डेफिनेशन है सेल की? सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, हम लिविंग है, इसका मतलब हमारे बॉडी में सेल है। मैं वर्क कर रही हूँ, आप वर्क कर रहे हो, आपकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म कर रही है। इट इज ओनली ड्यू टू द सेल्स। ओके, तो क्या है बच्चों सेल की डेफिनेशन? सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आया समझ में? ओके, नाउ सी द डिस्कवरी ऑफ सेल। ये हम आज बोल रहे हैं ईच और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, राइट ना? जो लिविंग है उसमें सेल तो होनी ही चाहिए, ऐसा आज हम बोल रहे हैं। लेकिन इस सेल को पहले किसने डिस्कवर किया, ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, राइट ना? तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज द रॉबर्ट हुक। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हु? रॉबर्ट हुक। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। इन विच सेल? तो कॉर्क सेल। तो बच्चों, ये जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? ये जो हमारा प्लांट है ना, ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज है, उनका जो स्टेम है, वो स्टेम का जो कॉर्क बार्क रहती है ना, वो जो आउटर कवरिंग ब्राउन वाली, उसका छोटा सा टिश्यू लिया, स्मॉल टिश्यू लिया और अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने एब्जॉर्ब किया। तो ऑब्जर्व करने के बाद उनको समझ में आया, उनको क्या दिखा उस माइक्रोस्कोप में? तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा। देखो ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है आपको? ऐसा स्ट्रक्चर देखा है क्या आपने कहीं? तो बच्चों, रॉबर्ट हुक ने छोटा सा टिश्यू लिया, प्लांट के बार्क का, स्टेम का, कॉर्क का, और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा हेक्सागोनल। ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखा, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट थी। आया समझ में? तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का स्मॉल पीस लिया, बार्क का स्मॉल पीस लिया, अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जैसे कि हनीकॉम का स्ट्रक्चर है, ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखा। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये क्या है, ये हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर दिख रही है क्या है? तो उनको पता नहीं था बच्चों कि ये सेल है, उनको तब पता ही नहीं था। उन्होंने सिंपली नाम दिया इनको स्मॉल रूम्स, स्मॉल रूम्स और कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम्स और कंपार्टमेंट। और उनको ये भी दिखा कि ये जो सेल है उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट नहीं है। मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस जो गैप है दो सेल के बीच में, वो गैप ही नहीं दिखा उनको। आया समझ में? तो ये जो हेक्सागोनल सेल उनको दिखे, उनको पता ही नहीं था ये सेल है, उन्होंने तब नाम दिया ये स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे हम हमारे रूम में रहते हैं ना, वॉल रहती है आउटर साइड में, तो स्मॉल रूम की तरह उनको ये स्ट्रक्चर दिखा और कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखा। तो उन्होंने नाम दिया कि ये स्मॉल रूम से, ये कंपार्टमेंट है।
और बाद में समझ में आया कि ये कोई कंपार्टमेंट नहीं है, ये कोई स्मॉल रूम्स नहीं है। क्या है बच्चों? ये सेल है, सेल। तो फर्स्ट सेल was discovered by Robert Hooke in cork cell or bark cell of trees. आया समझ में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर एंट्रेंस एग्जाम्स. So the discovery of cell, dead cell was first discovered by, or cell was discovered first from cork cell by Robert Hooke. But the Antony van Leeuwenhoek is the another scientist was first discovered and described a live cell. First dead cell किसने डिस्कवर की? तो रॉबर्ट हुक ने, राइट. और फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन लीeuwenhoek. ओके, गॉट इट? सी, द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. अब रॉबर्ट हुक ने और एंटनी वैन लीeuwenhoek ने तो डिस्कवरी कर ही डाली सेल की. डेड लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक और लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन लीeuwenhoek. लेकिन फिर से दिमाग में सवाल ऐसा आता है कि इस सेल में है तो क्या है? क्या है ये सेल? एग्जैक्टली है क्या? इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो नहीं देख सकते थे, राइट. तो बाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई. देखो ये जो माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा है, ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड. और ये कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो जब ये दोनों माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुए तब पता चला कि सेल में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है. तो द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स रिवील द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद पता चला कि सेल में इतने स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ऐसे सेल ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, राइट ना. Now next, cell theory. It is very important topic, huh? The cell theory. The Malthius Chilton in 1838 observed that plants are composed of cells. ये जो साइंटिस्ट था माल्थियस चिल्टन, कब? तो 1838 में उन्होंने ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. माल्थियस चिल्टन इन 1838, इस साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो प्लांट बने हैं ना, तो प्लांट किसकी वजह से बने? तो सेल की वजह से बने. मतलब प्लांट में भी क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है. आया समझ में? Malthus Chilton in 1838 observed that the plants composed of cells. मतलब ये जो चिल्टन साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि प्लांट में भी क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है. Then Theodor Schwann in 1839 reported that cells had a thin outer layer, that is the plasma membrane. तो चिल्टन के बाद कौन सा साइंटिस्ट आए? श्वान साइंटिस्ट आए. कब? इन 1839. मतलब चिल्टन के एक ईयर बाद कौन से साइंटिस्ट आए? तो श्वान इन 1839. उन्होंने बताया कि सेल जो है ना, हमारे सेल की जो आउटर कवरिंग है ना, तो वो थीन है. जस्ट इमेजिन करो ये हमारी सेल है, राइट. और ये जो हमारी सेल है ना, उसकी जो आउटर कवरिंग है ना, वो कैसी है? तो थीन मेम्ब्रेन है, थीन कवरिंग प्रेजेंट है हमारे सेल के आउटर सरफेस पे. तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. एंड ही आल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल. उन्होंने ऐसा देखा कि ये जो सेल रहती है ना, सेल की आउटर जो सरफेस है, आउटर कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कैसी है? थीन है. उन्होंने ये भी देखा कि ये जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर थिक मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल वॉल.
क्या बोलते हैं हम उसको? सेल वॉल। तो ही ऑल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल। He proposed a hypothesis: animals and plants are composed of cells and product of cells. तो इसके बाद श्वान ने बोला कि ये जो हमारी सेल है उसकी आउटर कवरिंग है वो थिन मेम्ब्रेन से बनी है, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी सेल और प्लांट की सेल में तो कुछ तो डिफरेंस है। तो उन्होंने बोला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है जो थिक है, रिजिड है देन दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल वॉल। इसके बाद उन्होंने ये भी हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि उन्होंने बोला कि ये जो प्लांट और एनिमल्स जो बने हैं ना, ये इतने मल्टी सेलुलर एनिमल्स बने हैं, मल्टी सेलुलर बड़े बड़े प्लांट्स बने हैं, तो ये प्लांट्स किससे बने हैं? तो इन्होंने बोला कि ये तो सेल से बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। राइट, वी नो दैट। देखो बच्चों, हमारी जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो एक जाइगोट की वजह से हम इतने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो हमारा जाइगोट सिंगल सेल थी, राइट। अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बने? तो सेल की प्रोडक्ट से ही ना। एक सेल में डिवीजन होता है, 2 सेल बनते हैं, 2 सेल में डिवीजन होके 4 सेल बनते हैं, पता है आपको, राइट। तो इन्होंने ये भी बोला कि ये जो एनिमल और प्लांट है ना, ये किससे बने हैं? तो सेल और द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो शिल्डन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस बच्चों, दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय two important scientists, that is the Sheldon and Schwann. Okay. अब शेल्डन और शॉन के बाद आया रुडोल्फ वर्चो in 1855. Explain that cell divided and new cells are formed from pre-existing cell, जिसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? omnis cellula e cellula, and he modified the cell theory. देखो बच्चों, ये जो शिल्डन और श्वान आए, उन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आप लिविंग है, कोई ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग बोल रही है तो उनमें क्या चाहिए? उनमें सेल तो होनी ही चाहिए। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था सेल थ्योरी का। दूसरा, ये जो होल ऑर्गेनिज्म बना है ना, ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही बना है। किससे बना है? ये सेल और सेल की प्रोडक्ट से ही बना है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये जो सेल है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की सेल, ये ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब बच्चों देखो, हमारे बॉडी को ये प्रॉपर शेप आया है, राइट ना, ये किसकी वजह से आया है? तो इट इज ड्यू टू द सेल। वी नो दैट सेल, अगर हम देखते हैं तो देखो, सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, द ग्रुप ऑफ सेल प्रोड्यूसेस टिश्यू, the group of tissues forms organs, the group of organs forms organ system, and the group of organ system forms our body. देखो बच्चों, ये जो हमारी बॉडी बनी है ना, ये किसकी वजह से बनी? तो ये सेल की वजह से बनी। अगर सेल नहीं होती तो हमारे बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर आता ही नहीं। आया समझ में? तो देखो, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन्स, एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब सिस्टम कहाँ से आए? तो ये ऑर्गन से आए। ये ऑर्गन कहाँ से आए? तो टिश्यू से आए। टिश्यू कहाँ से आए? तो सेल से आए। और हमारी ये जो बॉडी बनी, ये कहाँ से बनी? तो ऑर्गन सिस्टम। अल्टीमेटली हमारी बॉडी किससे बनी? तो सेल से बनी। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर आया है, इट इज ड्यू टू सेल। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, मैं वर्क कर रही हूँ, हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो किसकी वजह से बच्चों? इट इज ड्यू टू द सेल। तो ये जो शिल्डन और शॉन ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी ना, तो ये रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट आया,
कब आया? 1855 में। उन्होंने ये सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर डाला कि आप दोनों बोल रहे हैं सही है, लेकिन मेरा भी मुझे भी बोलना है, कुछ मुझे भी बताना है। तो उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि आप बोल रहे हो सेल 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 ऐसी है, सेल वैसी है, सेल की वजह से स्ट्रक्चर आया है, स्ट्रक्चरल हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर आया है, सेल की वजह से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, मैं फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, आप भी वर्क कर रहे हो, आप सब बोल रहे हैं ये सेल सेल, लेकिन ये सेल आई कहाँ से? तो क्वेश्चन इज अराइजिंग इनटू माय माइंड, ये सेल आई कहाँ से? तो वर्चू ने बताया कि हम कहाँ से आए? हम कहाँ से आए बच्चों? हमारे पेरेंट्स से आए, राइट ना? कोई ऐसा नहीं ना ऊपर से आया। तो हम कहाँ से आए? तो हम हमारे पेरेंट्स से आए। तो ये सेल, नए नए सेल बन रहे हैं, नए नए सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सेल आ रहे हैं उनके प्री एग्जिस्टिंग सेल के। मतलब सी हियर, देखो ये पेरेंट सेल है, राइट? ये पेरेंट सेल है, इनका हुआ डिवीजन। ये पेरेंट सेल का क्या हुआ बच्चों? डिवीजन हुआ, और ये सेल का डिवीजन होके दो सेल बनी। जस्ट कंसिडर इट, द पेरेंट सेल इज ए एंड देयर प्रोजेनी सेल और डॉटर सेल आर बी एंड सी, राइट? तो अगर मैंने आपको पूछा बच्चों देखो ये सी और बी, ये सेल कहाँ से आए? तो आप मुझे यही बोलोगे ना मैम ये सेल कहाँ से आई? तो ए सेल से आई। अगर हम बाद में डिवीजन देखते, बी सेल का अगेन डिवीजन हो जाएगा, दो सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, दैट इज सी और डी। सी का अगेन डिवीजन हो जाएगा, दो सेल प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट इज ई और एफ। और देखो बच्चों, अगर अब मैंने आपको पूछा कि बच्चों ये सेल कहाँ से आई? एफ, तो आप बोलोगे मैम ये एफ सेल सी से आई। अगर मैंने पूछा बच्चों ये सी कहाँ से आई? तो आप बोलोगे ए से आए। मतलब ये जो सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इतने सेल बन रहे हैं हमारे बॉडी में, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ऑर्गेनिज्म इतने सेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो कहाँ से आ रहे हैं ये सेल? ये अल्टीमेटली देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। मतलब सी और डी कहाँ से आए? तो बी से आए। बी कहाँ से आई? तो ए से आई। ये ई और एफ कहाँ से आए? तो सी से आए। सी कहाँ से आई? तो ए से आई। आया समझ में? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। रुडोल्फ वर्चू एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। सेल का कंटिन्यूअसली डिवीजन चल रहा है, एक सेल से दो, दो सेल से चार, ऐसे सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये सेल आए कहाँ से? तो दीज सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले वाले सेल से आई, पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल आ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑमनिथ सेलुला, ई सेलुला। एंड दैट्स व्हाई रुडोल्फ वर्चू मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। और ये जो शिल्डन और शॉन ने जो सेल थ्योरी प्रपोज की थी, इस सेल थ्योरी को रुडोल्फ वर्चू ने क्या किया? मॉडिफाइड किया, और उन्होंने बताया all living cells are arising from their pre-existing cells. Now see the statements of cell theory. All living organisms are composed of cells and the product of cell. We know that. आपकी बॉडी देखो, हमारी बॉडी देखो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखो, बर्ड्स की देखो, कौन से भी एनिमल, कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप बॉडी देखते हो, तो आपको पता चलता है इनकी बॉडी किससे बनी है? तो सेल और द प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब all living organisms are composed of cells and the product of cell. This is the first postulate of cell theory. Now next, all cells are arising from their pre-existing cell. और ये नए सेल जो बन रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? तो उनके पेरेंट सेल से आ रहे हैं, मतलब पहले वाले सेल से आ रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं? all cells are arising from their pre-existing cells. Okay. Now see an overview of a cell. तो ये सेल कैसी है एक्चुअली, क्या प्रेजेंट है इस सेल में? तो देखते हैं। सेल कंटेन्स, सेल में क्या क्या प्रेजेंट है? तो सेल में साइटोप्लाज्म है। क्या है सेल में? साइटोप्लाज्म।
तो अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस आर ऑकर्स। साइटोप्लाज्म क्या है? सिंपली देखो बच्चों, ये जो सेल है इसमें जो सेमी फ्लूइड प्रेजेंट है, द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। हमारे सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हमारे सेल की जो भी एक्टिविटीज है, हमारे सेल में जो भी रिएक्शन चल रहा है, तो किसके अंदर चल रहा है? इस साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है। ओके, एंड दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। हमारे सेल में ये फ्लूइड प्रेजेंट है, ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमारी सेल क्या है? लिविंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स क्या क्या है? इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। देखो बच्चों, हमारे सेल में जिसको मेम्ब्रेन ही नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्वेश्चन आता है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज डैश डैश। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली ऐसे सिर्फ उस जिसको मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उस स्ट्रक्चर को जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स कैसे है बच्चों? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही है क्या? तो नहीं, ये जो हमारे अदर सेल ऑर्गेनेलीज है, लाइक क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके आउटर सरफेस पे भी क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आया समझ में क्या है बच्चों राइबोसोम्स? राइबोसोम्स ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है और हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट है। ओके, तो देखो बच्चों, अगर मैंने आपको ये सवाल पूछा कि क्या हमारे बॉडी में और इस यूनिवर्स में जितने भी सेल प्रेजेंट है, इसकी साइज सेम है? सेम है? नहीं ना, cells having different size and different shapes. तो see one by one the smallest cell, and it is very very important slide, हाँ, इस पे क्वेश्चन आता है। smallest cells, the smallest cell is mycoplasma. The smallest cell is the mycoplasma having length is 0.3 micrometer. smallest cell कौन सी है बच्चों? माइकोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, अगर हमने देखा तो आइसोलेटेड सिंगल लार्जेस्ट सेल हमने देखी तो वो कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। ये देखो, ये ऑस्ट्रिच एग, ये जो है ना, ये लार्जेस्ट सेल है। द लॉन्गेस्ट सेल देखते हैं हम, द लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। बच्चों देखो, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, देखो मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, आपको देखो समर चल रहा है, आपको गर्म हो रहा है और विंटर में आपको बहुत ऐसी ठंड लगती है, तो हमारी बॉडी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन है ना, हमारे पास ब्रेन है, हमारे नी कैप में है किसी के, तो हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन की वजह से हम ये जो स्टिमुलस है, ये जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एनवायरमेंट को, किसकी वजह से कर रहे हैं? तो ये नर्व सेल की वजह से कर रहे हैं। और द लॉन्गेस्ट सेल इज कॉल्ड एज द नर्व सेल। नर्व सेल ये कैसी है बच्चों? तो लॉन्गेस्ट सेल है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की अगर हम साइज देखते हैं तो बैक्टीरिया की साइज कितनी है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। और ह्यूमन आरबीसी, हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड का कलर रेड कलर है बच्चों, राइट ना, हमारे ब्लड का कलर कैसा है? रेड कलर है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज आरबीसी, राइट। हमारे ब्लड में जो आरबीसीज है, जिनकी वजह से हमारे ब्लड को रेड कलर आता है, तो ये आरबीसी की साइज कितनी है? तो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर है हमारे आरबीसी की। ये देखो, ये हमारे आरबीसी है। तो आया समझ में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, फिर से बता रही हूँ,
द स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बच्चों? माइकोप्लाज्मा, हैविंग 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ओके. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ये देखो. और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी? हमारे बॉडी की जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, ये हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है. उसके बाद हम बैक्टीरिया की साइज देखते हैं तो 3 to 5 माइक्रोमीटर है. और हमारे जो आरबीसी है, आरबीसी की साइज कितनी है? तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है इसका. आया समझ में बच्चों? ओके. लेट्स सी बेस्ड ऑन द फंक्शंस. तो हम बोलते हैं साइज तो सेम नहीं है. मुझे तो लगा, मुझे आया समझ में. आपको आया क्या समझ में कि ये जो सब सेल है इसकी साइज तो सेम नहीं है. डिफरेंट सेल्स हैविंग डिफरेंट साइज, राइट ना. हमने देखा स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मा हैविंग 0.3 माइक्रोमीटर. लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग और लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल, राइट ना. तो मेरे दिमाग में ऐसा भी सवाल आ रहा है कि ये जो शेप रहते हैं ना सेल के, ये सेम है? आपको क्या लगता है? सेल के जो शेप है वो सेम है क्या? नो. डिफरेंट सेल हैविंग डिफरेंट शेप्स. सी, based on the functions, shape of cells may be described. शेप का ये जो सेल का ये जो शेप है ना बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है? तो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सेल का काम कौन सा है ना, इस पे डिपेंड करता है कि वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है. इस पे डिपेंड है सेल का शेप कैसा है. तो सेल का शेप डिस्क्राइब भी है, पॉलीगोनल भी है, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, एक्सेट्रा. ये देखो यहाँ पे दिए सब. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सब सेल है ना, इसका आपको दिख रहा है कि सेम शेप नहीं है. डिफरेंट सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स. ओके. इट मे बी डिस्क लाइक, इट मे बी पॉलीगोनल, इट मे बी कॉलमनार, इट मे बी क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर इन शेप. नाउ सी प्रोकैरियोटिक सेल. बोलो बच्चों, आपने कभी सुना है ये इस सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल? बताओ मुझे, आपने कभी सुना है इस सेल के बारे में? क्या होती है ये सेल? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आप प्रोकैरियोट्स हो क्या? आप अदर ऑर्गेनिज्म हो? क्या हो आप? बोलो, बताओ. तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल इट इज अ प्रिमिटिव सेल, राइट ना. तो ये डेवलप सेल नहीं है. प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं बच्चों? हम अगर हम सेल का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. प्रो का मतलब क्या है बच्चों? प्रिमिटिव. यू का मतलब क्या है? ट्रू. तो जिस सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, फॉल्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल. और जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक सेल. तो बच्चों, आज के लिए यही काफी है. जितना हुआ उतना आप रिवीजन कर लो. ओके. बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल. ओके. बाय बाय. सी यू.